हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल के लेक्चर में हमने माइक्रो बारे में पढ़ा था कि बेसिक ऑफ माइक्रोस्कोपी क्या है, उसके उसमें किस तरीके से एडवांसमेंट हुई है। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, कुछ चीज़ें जो छूट गई थी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था एक बेसिक माइक्रोस्कोपी कैसा होता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस, स्पेसिमेन स्टेज और लाइट सोर्स। किसी भी बेसिक माइक्रोस्कोपी के अंदर ये तीन चीज़ें हमेशा प्रेजेंट होती हैं। सबसे बेसिक माइक्रोस्कोपी का एक स्ट्रक्चर है जो आज भी हर एक माइक्रोस्कोपी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ लिमिटेशंस की वजह से इस बेसिक माइक्रोस्कोपी को फर्दर इन्हांस किया गया है, इसको इम्प्रूव किया गया है, इसको इवॉल्व किया गया है। और जब भी किसी माइक्रोस्कोपी को इवॉल्व किया गया है, उसमें जो बेसिक बातों का ध्यान रखा गया है, जिसके बेसिस पे उसे इवॉल्व किया गया है, वो है उस माइक्रोस्कोपी की मैग्नीफिकेशन, कि जैसे हम मैग्नीफिकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या कैसे रेजोल्यूशन इम्प्रूव कर सकते हैं, या हमें कॉन्ट्रास्ट कैसे इम्प्रूव करना है। ऑल्दो आजकल जो माइक्रोस्कोपी आए हैं उनमें कुछ और चीज़ों को भी इम्प्रूव किया गया है इनके अलावा, जिससे ये पर्टिकुलर बेसिक जो सा दिखने वाला जो माइक्रोस्कोपी है आज हमें इस तरीके से एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी में दिखाई देता है। कल हम लोगों ने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी देख लिया था, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी देख लिया था, ब्राइट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ये सब चीज़ें देख ली थी। अगर हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की ही बात करें, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में कुछ और एडवांसमेंट की ज़रूरत पड़ी हमें। पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर देखते हैं कि उसके अंदर एडवांसमेंट क्या आई थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं जहाँ पे 20x टू 40x तक के ऑब्जेक्टिव लेंस अगर वहाँ पे लगे हुए हैं, तो इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम इसी ऑब्जेक्टिव लेंस को और इम्प्रूव मतलब और एक्सटेंड कर दें, 80x तक चले जाएँ या 100x तक चले जाएँ, तो एक बेसिक सी प्रॉब्लम हमें नज़र आती है। वो क्या है प्रॉब्लम? फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे मान लो सेल का स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है, हम हायर मैग्नीफिकेशन, हायर रेज़ोल्यूशन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब सपोज़ करो, अब ये सेल के अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं इस पर्टिकुलर मैग्नीफिकेशन के अंदर। तो अगर हम देखेंगे, तो अगर हम इस एक प्लेन की बात करें, तो यहाँ से जो लाइट आगे की तरफ मूव करती है, उस लाइट का एक पर्टिकुलर फोकस पॉइंट होता है। इस पर्टिकुलर फर्स्ट प्लेन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट में या इसी सेल के ऊपर और भी कई सारे मल्टीपल प्लेन्स हैं जहाँ पे लाइट डिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ से क्या होगा, जो फोकस पॉइंट बनेगा वो कहीं ऊपर जाके बनेगा। और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फोकस हर प्लेन से, जितने भी यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी आप प्लेन इमेजिन कर सकते हो, उस प्लेन के बेसिस पे क्या होंगे, मल्टीपल फोकस पॉइंट बनेंगे। जिसकी वजह से कई बार इमेज हमें थोड़ी सी, जब हम हायर मैग्नीफिकेशन में जाते हैं, तो इमेज थोड़ी सी ब्लरी सी दिखाई देती है, बहुत क्लियर नहीं दिखाई देती, कि कई बार क्या है कि ये कई सारे आउट ऑफ फोकस पॉइंट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। एक और प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नंबर 2। जब हम ऐसे माइक्रोस्कोपी में, जैसे हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में बात कर रहे हैं, एक सेल है, यहाँ पे सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मान लो इस सेल के अंदर हमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर एक्स और वाई दो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पता करना है। तो हमें ये, अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं तो हमने क्या किया, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दी, और वो एंटीबॉडीज़ क्या हैं, फ्लोरोक्रोम से अटैच्ड होंगी। जैसे कि हमने मान लिया FITC जो है आपका एक्स से अटैच होती है, और एक एंटीबॉडी बनाइए जो पी से, फ्लोरोक्रोम से टैग है, जो वाई मॉलिक्यूल से जाके बाइंड करेगी। अब सपोज करो जो आपका एक्स मॉलिक्यूल है वो यहाँ कहीं प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में है, और वाई मॉलिक्यूल कहीं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो होगा क्या, जब यहाँ से लाइट यहाँ पे हिट करेगी इसे, तो ये दोनों न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एक दूसरे से पैरेलल प्रेजेंट हैं। तो फर्दर जब ये डिटेक्टर पे लाइट इंसिडेंट मतलब पहुँचेगी, वहाँ पे जाएगी, हमें कोई इमेज फॉर्म करेगी, तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक्स और वाई जो हैं, ये कहीं एक जगह प्रेजेंट हैं और एक दूसरे से बाइंड करके बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे वाई को थोड़ी देर तक कंसीडर ना भी करें, तो भी हमें ये समझ आएगा कि जो एक्स मॉलिक्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जबकि अगर हम यहाँ पे सेक्शन करके देखें, तो इस प्लेन के अंदर आपका वाई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और इस प्लेन के अंदर आपका कहीं
एक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो दोनों की जो लोकेशन है सेल के अंदर वो डिफरेंट है, बट फिर भी हमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर वो एक जगह पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर जब भी हम टिश्यू को यूज़ करते हैं, टिश्यू को यूज़ करते हैं स्टेनिंग के लिए और उसको एनालिसिस के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक मशीन आती है माइक्रोटोम। माइक्रोटोम क्या करती है, किसी भी टिश्यू को बहुत पतले पतले स्लाइसिस में कट कर देती है। एक टाइप का ब्लेड लगा होता है, उसमें -20 का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। एक स्पेसिफिक मशीन है जो जिसके बेसिस पे हम टिश्यू को सेक्शंस में कट करते हैं। उस सेक्शन को जितना बारीक सेक्शन कट किया होगा उतनी बेटर इमेज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो आउट ऑफ फोकस या आउट ऑफ ग्लेयर जो हैं, जो भी लाइट का आउट ऑफ फोकस पार्ट है वो सारा रिमूव कर किया जा सकता है कि हम एक बारीक सेक्शन कर लें, ठीक है। उससे हमें क्या होगा, सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अगर हमारा एकदम थिन स्लाइस है तो हम एक प्लेन को एट ए टाइम कवर कर सकते हैं और हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमारा एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है या वाई मॉलिक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है सेल के अंदर, एग्जैक्टली पता चल जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो आप टिश्यू यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सेल कल्चर यूज़ कर रहे हो। अगर हम सेल कल्चर यूज़ कर रहे हैं तो सेल कल्चर के अंदर क्या होता है, हमने पेट्री प्लेट के ऊपर हमारी सेल्स को ग्रो करा लिया। ये हमारी पेट्री प्लेट है जहाँ पे हमारी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इनको हम सेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर हम इनका सेक्शन नहीं कर सकते तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेक्शनिंग। यानी कि अब हमें सैंपल को किसी तरीके से सेक्शन में कट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, अपना सैंपल लिया, इसी में अपने एंटीबॉडीज़ डाल दी, जो भी हमारे एंटीबॉडी एक्स के लिए बनी हुई हैं या वाई मॉलिक्यूल्स के लिए बनी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोपी के अंदर जाएंगे तो हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वहाँ से जब लाइट आगे की तरफ पास करती है तो यहाँ पे एक पिन होल लगा देते हैं। एक पिन होल लगा होता है जो क्या करता है, बहुत छोटा सा बारीक सा पतला सा पिन होता है, बहुत हल्का सा उसमें होल होता है, जिससे क्या करता है कि जो आउट ऑफ फोकस है, यानी कि अगर आपको फर्स्ट प्लेन को अगर फोकस करना है तो आपने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया, जिससे वो यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाली जो लाइट है ऊपर, जो इसका फोकस पॉइंट है वो लाइट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी, जो नीचे फोकस वाला पॉइंट है वो लाइट उस पिन होल से पास हो पाएगी। इसी तरीके से पिन होल को हम ऊपर करते जाएंगे, जिससे हमें अलग अलग प्लेन से लाइट हमें क्या होगी, आगे डिटेक्टर की तरफ पास होगी, जिससे हमें इमेज दिखाई देगी। तो इसी ऑप्टिकल सेक्शनिंग की मदद से जो हमें माइक्रोस्कोपी देखने को मिलती है वो है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्टिकल सेक्शनिंग क्या है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल टेक्निक्स आउट ऑफ फोकस फ्लोरेसेंस कैन बी रिमूव नोन एज ऑप्टिकल सेक्शनिंग। यहाँ पे हम सैंपल को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल सैंपल हम प्रिपेयर करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए, जहाँ पे हमें कोई सेक्शनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे, बस हमने सेल कल्चर में अपना फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल डाला और लेके चले गए कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर। अब कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है, बाकी सारा जो सिंपल माइक्रोस्कोपी है आपका उसी तरीके की माइक्रोस्कोपी ये होती है। इसमें सिर्फ सिंपल सा एक मॉडिफिकेशन की गई है, वो ये है कि ये पिन होल, जो जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि ये वाली जो रे है ये आउट ऑफ फोकस प्लेन से इमर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कर दिया जा रहा है, इनको रोक दिया जा रहा है। जो जिस प्लेन से हमें लाइट को फोकस करना है अपने डिटेक्टर के ऊपर, उसी लाइट को केवल हम आगे जाने दे रहे हैं, जिसकी मदद से हम एक ऑप्टिकल सेक्शनिंग कर सकते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर। देखो कितनी बेसिक सी टेक्निक को यूज़ किया जाता है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया गया। साइंस इज ऑल अबाउट मेकिंग आवर थिंग्स वेरी इजी। हमें अपनी चीज़ों को सिर्फ आसान करना है, डिफ़िकल्ट नहीं करना। आजकल देखा जाए तो साइंस में लोगों का मोस्टली क्राइटेरिया ये होता है कि जितनी हम सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज़ कर लें, जितना डिफ़िकल्ट काम कर लें, उतना बढ़िया साइंस होती है। नहीं, साइंस में आपको काम को आसान करना है, डिफ़िकल्ट नहीं करना है कभी भी। देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कितने छोटे से पॉइंट से सॉल्व किया गया है। सिर्फ जो बेसिक सा माइक्रोस्कोपी है उसके अंदर एक पिन होल इंट्रोड्यूस कराया गया और इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया और एक बहुत बेटर इमेज। अगर आप कभी भी इमेज को भी, अगर आप कभी आपको मौका मिलेगा कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी यूज़ करने का, आप नॉर्मल फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में सेम इमेज को अगर आप कैप्चर करोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, कितना वास्ट डिफरेंस आता है, ठीक है।
तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी कुछ खास नहीं है, आपका नॉर्मल फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी ही है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन की गई है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको जो बातें याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए किसी भी माइक्रोस्कोपी के अंदर हम एक्स और वाई डायरेक्शन में इमेजिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हम जी डायरेक्शन में भी, हम जी एक्सेस के अंदर भी हम इमेजिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर हम मल्टीपल इमेज लें हर एक प्लेन की, तो हम क्या कर सकते हैं, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी को जी स्टैकिंग कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर, और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की मदद से हम जी स्टैकिंग करके हम 3D इमेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे ऊपर आई थिंक क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर, जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और नॉर्मल लेंस माइक्रोस्कोपी में कुछ बेसिक से डिफरेंस है, ऑल्दो चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी ही यूज़ की गई हैं जैसे कि हम लाइट माइक्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, कुछ डिफरेंसेस के साथ में। नॉर्मल माइक्रोस्कोपी के अंदर देखा जाए तो एक नॉर्मल लाइट सोर्स होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लाइट सोर्स तो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन गन को यूज़ करते हैं, जो एक हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, जो फर्दर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है एनोड, और ये वाला लेंस, ये लेंसेज क्या हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह काम करते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्टिव नहीं, कंडेंसर, कंडेंसर लेंस की तरह काम करते हैं। ये इनका काम क्या है, जैसे कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी में लाइट को आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इल्यूमिनेट करने का काम करना है, सेम काम यहाँ पे इन लेंसेज का भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंडेंसर लेंस हो गए, और ये लेंस ग्लास के नहीं बने होते, ये मैग्नेट होते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने में हेल्प करते हैं आपके सैंपल के ऊपर। जैसे ही आपके सैंपल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं, तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, जो फर्दर आपका दूसरा लेंस जो होता है वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को, आने वाले इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है आपके डिटेक्टर के ऊपर। आप याद रखिएगा यहाँ पे आप अपनी आंखें लगा के इमेज को नहीं देख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेक्टर्स होते हैं जो इन लाइट को कैप्चर करते हैं, और यहाँ पे जो ये वाला लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह काम करता है, जो आपके आने वाले इलेक्ट्रॉन को फोकस करने में हेल्प करता है आपके डिटेक्टर के ऊपर। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाया गया है, जैसा कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्कोपी है इसे हम टेम कहते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसी का एक और भाई है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें और समझनी होंगी, तब हमें दोनों माइक्रोस्कोपी में बेसिक सा डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से, सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन पास होनी है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हो सकता है जहाँ पे खाली एरिया वहाँ से सीधे ट्रांसमिट हो गई, आगे की तरफ निकल गई। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकती हैं, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से टकरा के उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं। ठीक है, सेकंड, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो यहाँ से भी कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। किसी भी मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो अपनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल को दे देंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएंगे, तो वो क्या होंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अभी हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स आए, उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को हिट करा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो गए, आगे की तरफ निकल गए, कुछ ऑब्जेक्ट से टकरा के उन्होंने अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर ली, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ बैक स्कैटर्ड हो गए, बैक स्कैटरिंग हो गई, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट पे रखे हुए मॉलिक्यूल से टकरा के वहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पे सारी कहानी आती है टेम और सेम की। जो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ, नीचे की तरफ पास हो गए, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया जाता है आपके ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। जो ट्रांसमिट हो गए, जो इस ऑब्जेक्ट से आर पार निकल के या डिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आ गए, और नीचे आपका जो डिटेक्टर लगा है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को गैदर कर रहे हो और इमेज फॉर्म कर रहे हो, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जब
कैप्चर करके इमेज फॉर्म किया जाता है, तो ऐसे माइक्रोस्कोपी को हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोपी इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इमेज फॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब दोनों में डिफरेंस याद कैसे रखना है, ये तो याद रखना ही है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिट हो जाते हैं उनके थ्रू हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम सेम को यूज़ करते हैं। अब यहाँ से एस जो है, यहाँ से इस पॉइंट से आपको याद रखना है, एस स्टैंड फॉर स्कैनिंग, बट आपको यहाँ से ये भी याद रखना है इट ऑल्सो स्टैंड फॉर, ऑल्दो स्टैंड नहीं करता है लेकिन हम इसको इस तरीके से याद रखने के लिए याद रखेंगे कि सेम ऑल्सो स्टैंड फॉर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट याद रखोगे तो दोनों पॉइंट आपको याद रखेंगे रहेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट अभी इसी पॉइंट से याद कर लेते हैं। अब जैसे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, सॉरी कोई भी लाइट है, उसकी अगर वेवलेंथ को अगर हम बढ़ाते जाएं तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली घटती जाती है, या हम वाइस वर्सा कह सकते हैं कि इंटेंसिटी अगर घट रही है यानी कि वेवलेंथ बढ़ रही है। तो जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो अगर किसी मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी प्रोवाइड दे देता है और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, मतलब कम हो रही है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी से, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है वो लो वेवलेंथ होगी, यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई हाई वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली हमेशा कम होगी, ठीक है। इसी की वजह से जो टेम जो है वो आपको बेटर, ज़्यादा रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, एबेज इक्वेशन में, जहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय n साइन थीटा। यानी कि ये जो लैम्डा है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेजोल्यूशन के। तो जितना कम आपका लैम्डा की वैल्यू होगी, वेवलेंथ होगी, उतनी बेटर रेजोल्यूशन मिलेगी। तो इस पॉइंट से आपको ये भी याद रखना है कि जो टेम है उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, लेकिन सेम की रेजोल्यूशन कंपैरेटिवली कम होती है। ऑल्दो बाकी अदर माइक्रोस्कोपी के कंपैरिजन में सेम की भी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। चलो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझ आ गया तो अब यहाँ पे भी देखें तो इलेक्ट्रॉन सोर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कंडेंसर लेंस प्रेजेंट हैं जो आपके ऑब्जेक्ट पे इसको हिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कोई भी ऑब्जेक्टिव लेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ पास नहीं हो रहे। यहाँ पे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनको स्पेसिफिकली डिटेक्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पे इमेज फॉर्म किया जाता है। ऑल्दो एक और डिटेक्टर होता है यहाँ पे, बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स, इसके बेसिस पे भी इमेज फॉर्म होती है। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है जिसके बेसिस पे इमेज बनाई जाती है वो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बेसिस पे इमेज फॉर्म की जाती है। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब एक पॉइंट यहाँ से और समझ लेते हैं कि जब हम टेम को यूज़ करते हैं तो वो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बता सकता है। ट्रांसमिट हो रहा है क्योंकि सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर के स्ट्रक्चर्स को बता सकता है क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन सेम के केस में क्या है, वो स्कैनिंग कर रहा है, जो सरफेस पे ही जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनसे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बेसिस पे इमेज बना रहा है, यानी कि स्कैन कर रहा है सरफेस को। तो ये केवल सरफेस की इमेज आपको बना के देगा। तो आपको ये एक टाइप का 3D स्ट्रक्चर बना के दे सकता है। जो टेम है नॉर्मल माइक्रोस्कोपी की तरह जैसे आपको 2D स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, वैसे स्ट्रक्चर टेम के केस में आपको देखने को मिलेगा। इन बेसिक पॉइंट्स को बस याद रखिएगा, समझने के लिए याद रखना है, और यहाँ से भी कई बार आपको क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगा जिससे आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो नॉर्मल माइक्रोस्कोपी और टेम माइक्रोस्कोपी में इतना सा ही बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें जो इम्पोर्टेंट आता है टेम या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर, उनका सैंपल का प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। चलो, अब जैसा कि हमने देखा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आगे नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो जा रहे हैं,
नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो जा रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो जितना ज़्यादा थिक होगा, इलेक्ट्रॉन को पास होने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो इसी वजह से जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में जैसे हमने देखा था कि सेक्शनिंग की जाती है, यहाँ पे भी टेम के अंदर कोई भी जो सैंपल हम यूज़ करेंगे उसको उसकी सेक्शनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें सेक्शनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सेम के केस में अगर देखें, अगर सेम के केस में देखें तो हमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं, जो बैक स्कैटरिंग या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हमें आराम से देखने को मिल जाएंगे, तो इसके लिए हमें सेक्शनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है टेम और सेम के सैंपल प्रिपरेशन में, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको सेक्शनिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको एम्बेडिंग दिखेगी, और एम्बेडिंग कई सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। वन ऑफ द पॉपुलर केमिकल है एपॉक्सी रेजिन। आप लोगों ने सेक्शनिंग पहले भी की होगी, आई थिंक प्लांट के लैब में हमने की थी अपने कॉलेज के टाइम पे। वहाँ पे क्या होता था कि एक पोटैटो लेते थे हम, पोटैटो के ऊपर प्लांट के स्टेम को फिक्स कर देते थे और उसके बाद ब्लेड से इसको कट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि अगर आप स्टेम को इस तरीके से कट करोगे बहुत बारीक सेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन किसी सॉलिड पार्टिकल में जहाँ पे आप उसको ग्रैब कर सको अच्छे से, उसके बाद उसमें इम्बेड करके आप उसको कट करने की कोशिश करो, बहुत आसानी से कट हो सकता है। जितना बारीक कट मिलेगा, जितना बारीक सेक्शन आपको मिलेगा, उतना बेटर आपकी रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, उतनी प्रॉपर इमेज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बेडिंग का भी मतलब वही है कि एक एपॉक्सी रेजिन के अंदर, क्योंकि जो टिश्यू या सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको आप ऐसे नॉर्मल लेके ब्लेड से कट नहीं कर सकते, तो उनको किसी सॉलिड स्ट्रक्चर में आपको फिक्स करके रखना होगा जिससे आप सेक्शनिंग कर सको। तो हम उसको किस में इम्बेड करके रखते हैं, एपॉक्सी रेजिन में इम्बेड करते हैं और उसके बाद उसकी सेक्शनिंग करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर। अगर वहाँ पे वाटर थोड़ा सा भी प्रेजेंट है, एक ड्रॉपलेट भी अगर प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम से रिएक्ट करेगा और उससे रिएक्ट करने की वजह से आपके हीट जनरेट करेगा, वेपर जनरेट करेगा, जो आपके इंस्ट्रूमेंट को ख़राब कर सकते हैं। इसकी इस वजह से जो टेम और सेम के जो सैंपल्स होते हैं उनके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि डिहाइड्रेशन वहाँ पे होना चाहिए। डिहाइड्रेशन सबसे आसान है करने के लिए, कोई भी अल्कोहल यूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इथेनॉल यूज़ करो, जनरली इथेनॉल यूज़ किया जाता है, इसके अलावा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है। लेकिन आप कोई भी अल्कोहल यूज़ कर सकते हो जिसके बेसिस पे, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, वाटर को वहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम और सेम दोनों के केस में, ठीक है। अब अगर किसी सेल से अगर आप वाटर रिमूव कर रहे हो, यानी कि आप उसको आप मारने वाले हो, अगर वाटर रिमूव कर दिया तो जाहिर सी बात है वो लाइव नहीं रहने वाला, वो मरने वाला है। लेकिन अगर आप वाटर रिमूव करोगे तो क्या होगा, उस सेल के ऊपर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आने से जो भी आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं या जो रिएक्शंस हैं वो हो सकता है चेंज हो जाए। तो डिहाइड्रेशन करने से पहले एक और स्टेप होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है फिक्सेशन। फिक्सेशन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, जनरली हम फॉर्मेल्डिहाइड या ग्लूटाराल्डिहाइड केमिकल्स को करते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं, जितने भी आपके बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, उनको एज इट इज़ वहीं पे फ्रीज कर देते हैं, उनमें उन्हें क्रॉस लिंकिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से वो एज इट इज़ स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मेंटेन हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, अपने सैंपल को एपॉक्सी रेजिन में एम्बेड कर दिया, उसके बाद उसमें पहले फिक्सेशन किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एज इट इज़ वैसे ही प्रेजेंट हों, उसमें कोई फेरबदल ना आ जाए। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें डिहाइड्रेशन किया, वहाँ से वाटर रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टेनिंग। कोई भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आप यूज़ करोगे वहाँ पे स्टेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिना स्टेनिंग के आपको कोई भी इमेज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर प्रेजेंट है, 70% तो वाटर ही प्रेजेंट होता है ना, और वो भी आपने रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत बेसिक से मॉलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन बीम से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता कि वो जो इलेक्ट्रॉन बीम को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर सके, यानी कि अगर यहाँ पे सपोज करो कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम आएगी इसको एज इट इज़ बिना डेविएट हुए पास करते हुए आगे की तरफ निकल जाएगी, तो हमें कभी इमेज नहीं दिखाई देगी। तो टेम के केस में, जो हमें टेम और सेम के केस में जो इमेज हमें फॉर्मेशन दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है, सपोज करो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन बीम को डेविएट कर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है जो डेविएट कर दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम नीचे की तरफ पास हो जा रही है।
तो यहाँ पे जो डिटेक्टर है ना, इसके शैडो इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ से आने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं टकराया, तो उसको समझ आ गया यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकरा गया तो उसको पता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट था। इसके बेसिस पे, इस शैडो इफेक्ट के बेसिस पे वो इमेज फॉर्म करती है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो, किसी भी मॉलिक्यूल से सीधे टकरा के एकदम आर पार निकल जाए, तो वहाँ पे कोई शैडो इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और इमेज आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे अब मान लो हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में चेक करना है, तो हमने सेल मेम्ब्रेन को किसी हैवी मेटल्स के साथ में स्टेन कर दिया। और हैवी मेटल्स कैसे होने चाहिए, जैसे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, लेड या यूरेनियम को यूज़ किया जाता है। और इस सेल मेम्ब्रेन अगर आपको पर्टिकुलरली स्टेन करनी है तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये एग्जांपल याद रखने हैं आपको। मोलिब्डेनम, टंगस्टन, लेड, यूरेनियम, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सैंपल को स्टेन कर देते हैं। तो अब यहाँ मान लो यहाँ पे कोई कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे जैसे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्रेजेंट हो गई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम इसको हिट करेगी तो उसको पता है कि यहाँ पे हैवी 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 मेटल्स प्रेजेंट है, तो इसको इसने डिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक शेडो इफेक्ट आएगा और बहुत क्लियर शेडो इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलेगा और हमें एक प्रॉपर इमेज देखने को मिलेगी। तो अब आपको सैंपल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे किया जाता है। पहले हम एम्बेडिंग करते हैं, एम्बेडिंग किया, एम्बेडिंग के बाद हम उसमें फिक्सेशन करते हैं, फिर डिहाइड्रेशन करते हैं। और जो सेक्शनिंग है, कई बार स्टेनिंग से पहले भी की जाती है, कई बार स्टेनिंग के बाद भी की जाती है। ठीक है, तो हमने सेक्शन, क्योंकि एम्बेडिंग हमने इसीलिए किया था, सेक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम स्टेन करते हैं और जैसे जब स्टेन हो गया उसके बाद सैंपल को आप फ्रीज करके अपने स्टोर कर सकते हो। अदरवाइज आपको तुरंत आपको देखना है तो आप जाके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टेम के सैंपल प्रिपरेशन के अंदर भी। सेम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो सेक्शनिंग नहीं करनी। आपको अगर सेक्शन नहीं बनाने हैं तो आपको एम्बेडिंग की ज़रूरत नहीं है, सेक्शनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी वाटर रिमूव करना है, वाटर रिमूव करना है तो उससे पहले आपको फिक्सेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे। डिहाइड्रेशन करने से पहले फिक्सेशन किया जाता है, डिहाइड्रेशन करने के बाद फिक्सेशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने डिहाइड्रेशन कर दिया, वहाँ पे अल्ट्रेशन आ गई, उसके बाद आप फिक्स भी कर दो तो आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले फिक्सेशन करेंगे, फिर डिहाइड्रेशन करेंगे और यहाँ पे भी स्टेनिंग करेंगे। और जनरली यहाँ पे गोल्ड पार्टिकल से स्टेम के अंदर स्टेन किया जाता है, जिससे हम एक सरफेस को स्कैन करके हम इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे एक 3D इमेज हमें दिखाई, लगता है कि हमें 3D इमेज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है स्टेम के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सा सैंपल प्रिपरेशन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अभी हमने बात की थी कि कोई भी जो सेल स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि टकरा के डायरेक्ट आर पार निकल जाए, या वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को ना मिले। अगर हमें शेडो इफेक्ट जितना हाई चाहिए, जितना बेटर इमेज चाहिए, हमें कॉन्ट्रास्ट उतना ज़्यादा चाहिए, तो हमें उतना हैवी मेटल्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। द हायर द एटॉमिक नंबर द ग्रेटर द स्कैटरिंग एंड द कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर हाई होगा उतनी हाई स्कैटरिंग आपको देखने को मिलेगी। स्कैटरिंग अगर आपको लो देखने को मिलेगी तो कॉन्ट्रास्ट बहुत हल्का सा आएगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि आपकी इमेज बन रही है कि नहीं, क्योंकि शेडो इफेक्ट की वजह से वहाँ पे इमेज बनती है। तो heavy metals such as osmium, platinum, lead, uranium, although chromium, palladium, tungsten, and gold are also used to add contrast in the electron microscopy। तो हमें क्या चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर के हैवी मेटल्स चाहिए जो एक हाई स्कैटरिंग कर सके, जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव कर सके अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, चलो अगली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को देखते हैं, जिसको कहते हैं हम इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जैसे नाम आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जैसे हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर, जैसे हम लोगों ने एक एक्स मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता करना है, इसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी रेज की और इसको हम क्या करते हैं, किसी फ्लोरोक्रोम से अटैच कर दें, जैसे कि FITC से टैग कर देते हैं और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर अगर इसे टैग करना है तो अब हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की तरफ फ्लोरोक्रोम अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरेसेंस हमें नहीं देखनी ना, हमें कॉन्ट्रास्ट चाहिए। कॉन्ट्रास्ट किससे मिल रहा था, हैवी मेटल से। आप गोल्ड से इसको क्या करो, टैग कर दो। जनरली गोल्ड से ही टैग किया जाता है, जो आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी है आप उनको गोल्ड से टैग कर दो और उस मॉलिक्यूल्स को अपने सैंपल के साथ में जो प्रिपरेशन है उसमें, जो स्टेनिंग का प्रोसेस है उसमें आप उसको यूज़ कर लो। ठीक है, उस एंटीबॉडी को।
और उस एंटीबॉडी को उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में लेके जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये जो वाइट वाइट धब्बे से आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं जो गोल्ड पार्टिकल से अटैच हैं। यानी कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में जो सैंपल प्रिपरेशन है गोल्ड, और इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो सैंपल प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का सैंपल प्रिपरेशन वैसे ही रहेगा। एक और डिफरेंस आ जाएगा कि हम यहाँ पे एंटीबॉडी यूज़ करते हैं और वो किससे टैग होनी चाहिए, गोल्ड से टैग होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। तो इससे भी हम लोकलाइजेशन पता कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल्स का किसी सेल के अंदर या किसी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। चलो कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैव मच हायर रेजोल्यूशन देन एनी टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी बिकॉज, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। आई थिंक आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर अगर आपको हायर रेजोल्यूशन मिलती है किसी लाइट माइक्रोस्कोपी के कंपैरिजन में, तो वो किसकी वजह से हो सकती है? ऑफ देयर हायर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें पता था उसका कोई रोल नहीं होता है रेजोल्यूशन के अंदर, ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं। मैग्निफिकेशन अलग चीज़ है, रेजोल्यूशन एक अलग चीज़ है। ठीक है, द लेंसेज यूज्ड आर ऑफ मच हायर क्वालिटी। क्या लेंस यूज़ किया जाता है? एक्चुअल में लेंस नहीं यूज़ किया जाता, वहाँ पे मैग्नेट यूज़ किया जाता है। और हायर क्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं होती ना, एक जगह मैग्नेट है एक जगह लेंस है। ठीक है, हम उस मैग्नेट को भी लेंस कह रहे हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी बिल्ड में आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली, हम लोगों ने एबेज इक्वेशन जो पढ़ी थी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई एन साइन थीटा। तो यहाँ पे जो लैम्डा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके रेजोल्यूशन के। तो जितनी छोटी वेवलेंथ होगी आपकी, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी बेटर रेजोल्यूशन मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो 10 नैनोमीटर तक आपको देखने को मिल जाती है, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है और 700 नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हम जिस लाइट को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से हम इसको, इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको देख सकते हैं। द इमेज आर व्यूड ऑन स्क्रीन रादर देन डायरेक्टली, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता जिससे रेजोल्यूशन इंप्रूव की जाती है। सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से हम रेजोल्यूशन इंप्रूव कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की वेवलेंथ। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर इन इंटेक्ट सेल्स? इनमें से कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हमें लोकेट करना है एक सेल के अंदर, तो हम क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जैसे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है वैसे ही इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी यूज़ की जाती है। सब लोकलाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, जो सेल में प्रेजेंट हो उसको अगर लोकलाइज करना है आपको, तो आप इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद वैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी की जो रेजोल्यूशन होती है वो 200 नैनोमीटर तक होती है। हम लोगों ने कल हमने कैलकुलेट करके देखा भी था कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एबीएस इक्वेशन में आप चाहो तो फिर से कैलकुलेट कर सकते हो। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू क्या है? 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई एन साइन थीटा। ठीक है, तो 0.61 हमने ले लिया। लैम्डा की वैल्यू अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी में सबसे लोअर विजिबल लाइट को ले लें 400 नैनोमीटर की, एन की वैल्यू हमने 1.5 ले ली। साइन थीटा को हम लोगों ने साइन 90 मान लिया, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो 0.61 मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइडेड बाई 1.5, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 160-65 के करीब नैनोमीटर के करीब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये हमने बात की थी कि जो एंगल 90 है ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। एक्चुअल लाइफ में हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में जो हमें रेजोल्यूशन मिलती है वो 200 नैनोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर देखा जाए जैसे फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी या फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, यहाँ पे रेजोल्यूशन थोड़ी बेटर हो जाती है, 180 नैनोमीटर तक ले सकते हैं।
कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में पिन होल सिर्फ इंट्रोड्यूस करने की वजह से हम यहाँ पे 140, कुछ बुक्स में 140 लिखा है लेकिन ये भी थ्योरेटिकल है, 150 नैनोमीटर से अबव की रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलती है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। तो 140 150 आप याद रखिएगा। और ऑल्दो इतना ज़रूर याद रखिएगा, इन सभी माइक्रोलाइट माइक्रोस्कोपी में जो सबसे बेटर रेजोल्यूशन होती है वो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की होती है, ये आपको याद रखना है। अगर सभी माइक्रोस्कोपी की बात कर ले जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को भी इंक्लूड कर ले, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो रेजोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। और उसमें भी जो टेम होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है, जिसकी वजह से इसकी जो रेजोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। और सेम जो है अभी मैंने बताया था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और एस को हम किस तरीके से याद करेंगे कि ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी रेजोल्यूशन कंपैरेटिवली टेम जो है स्लाइटली ज़्यादा होती है, स्लाइटली कम होती है, ठीक है। तो ये 5 नैनोमीटर के अपार्ट अगर दो पॉइंट रखे हुए हैं या दो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उनको सेपरेट करके हमें दिखा सकता है। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।